जिंदगी एक भंवर है। मेरी गिरफ्तारी क्या हुई? ये लोग समझ रहे हैं कि मेरा राजनीतिक वजूद ही खत्म हो गया। मुझे मक्खी मच्छर की तरह मसल कर फेंकने की तैयारी चल रही है। मैंने पार्टी महासचिव देवव्रत जी के सामने 2 शर्तें रखी थी कि तुम्हें भी पार्टी में शामिल कर लिया जाए और अगले चुनाव में तुम्हें वहां की टिकट दी जाए जहां से तुम आसानी से जीत सको। मैं कुछ समझा नहीं पापा। बेटा, मैं रागिनी की बात कर रहा हूं। उसे किसी भी तरह मनाना होगा। पता नहीं उसे क्या हो गया है, आजकल धमकियां देनी शुरू कर दी हैं उसने। और अगर रागिनी ने ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो सवालिया निशान तुम पर भी आ सकते हैं, जो तुम्हारे राजनीतिक भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। पापा जी, अगर रागिनी ये चाहती है कि मैं ये घर छोड़कर चले जाऊं तो मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये मुद्दा अब कभी खड़ा नहीं होगा। सोनाली, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी। देखा पापा, सोनाली इस घर से इतना प्यार करती है, मेरे करियर को बनने देना चाहती है, इसलिए वो घर छोड़कर जाने को तैयार है। लेकिन क्या रागिनी को इस घर से लगाव है? मैं बुलाकर लाता हूं उसे। आप खुद पूछ लीजिए कि वो चाहती क्या है। राजवीर, राजवीर, पापा जी, आप प्लीज राजवीर को संभालने की कोशिश कीजिए। एक तरफ रागिनी अपनी जिद में, दूसरी तरफ राजवीर अपनी जिद में। मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने राजवीर से इस बारे में कोई बात नहीं की है। मैं जानता हूं। ये लीजिए पापा, पूछे इससे कैसे इस घर से, इस घर की खुशियों से प्यार है कि नहीं, ये मेरा करियर बनने देना चाहती है कि नहीं। हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं, और ना ही किसी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोटेंगे। जो होना है वो होगा। सुन लिया पापा आपने? देखो रागिनी, तुम मेरी बात सुनो। इस बात को समझने की कोशिश करो कि राजवीर को कल पार्टी की सदस्यता दी जाने वाली। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है पापा जी। और अगर सोनाली को इनकी खुशियों की इतनी ही परवाह है तो सोनाली घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? वो कहीं नहीं जाएगी, समझी तुम? तुम अपने आप को मेरी पत्नी कहती हो ना? अरे नफरत हो गई है मुझे तुमसे। ना मैं तुम्हारा कभी चेहरा देखना चाहता हूं और ना ही चाहता हूं कि तुम मेरा चेहरा देखो। एक तरफ मैं रिश्ते जोड़ना चाहता हूं और यहां तो रिश्ता बचाना भी मुश्किल हो रहा है। अरे मुझे मालूम है कि शादी शुरू हो चुकी है। मैं कुछ दोस्तों के साथ हूं, बस थोड़ी देर में पहुंचता हूं। ये शंकर प्रसाद जी कहां रह गए हैं? वहां पर निधि और सौरभ की शादी शुरू हो गई है और सिर्फ एक मैं हूं जो यहां पर बैठा हूं। नमस्कार मंत्री जी। नमस्ते। तुमसे जरूरी बात करनी थी। समझो कि अर्जेंट काम है, कल के कल होना चाहिए। कौन सा काम? बलदेव सिंह को जेल भिजवाना। लेकिन बलदेव सिंह को जेल कैसे भेज सकते हैं? अगर कोई केस होता, कोई बड़ी बात होती तो वो और बात है। केस तो है जो दबा हुआ है। बहुत दिनों से वो केस अदालत में लंबित है
लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पापा इस मामले में खुद दिलचस्पी लें। जस्टिस को किसी भी मामले का संज्ञान लेने का अधिकार होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पापा इस केस का संज्ञान लें और फौरी तौर पर बलदेव सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश दें। इसकी वो जो भी कीमत चाहेंगे मैं देने को तैयार हूं। बोलो। 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जो भी कीमत होगी मैं चुकाऊंगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी में सब कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा अगर चाहेंगे तो ये काम फौरन हो सकता है। बात करना है उनसे तो तुरंत बात करो। इस काम की वो क्या कीमत लगाते हैं, बोलो। मैं अभी तो नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं घर जाकर बात करके आपको बताता हूं। ठीक है, बस इस बात का ख्याल रखना गौरव कि ये मेरे करियर का ही नहीं, मेरी इज्जत का भी सवाल है। कल बलदेव सिंह को पार्टी में लेने की घोषणा होने वाली है और मैं चाहता हूं कि इससे पहले ही उन पर कानून का कहर टूट पड़े। ठीक है, मैं आपको बात कर बताता हूं। नमस्कार। सचमुच बहुत दूर की सोची है आपने। अगर गौरव ने मेरा काम कर दिया ना तो फिर मैं देखता हूं कि पार्टी बलदेव सिंह को कैसे शामिल करती है और अपने फैसले पर कैसे अमल करती है। मुबारक हो बहू जी, ये खबर चारों तरफ फैल गई है कि सर जी फिर से जनता जनार्दन पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहाँ है सर जी? पापा जी अपने कमरे में। और मुख्यमंत्री जी? वो तो निधि की शादी में शामिल होने गई हैं। अभी तक शादी से लौटी नहीं है। शादी संपन्न में तो काफी देर हो गया और अभी तक तो विदाई भी हो गई होगी। अरे माँ जी। नमस्ते मैडम। मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शादी की पार्टी में गई थी। पार्टी में सारे विधायक मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। सारे विधायकों का ये कहना था कि इसकी पहल मैंने की है और बहुत अच्छी पहल की मैंने। सही कह रही हैं मैडम, पहल चाहे जिसने भी की हो, लेकिन ये पहल को अच्छी पहल मानी जा रही है। क्या बात है सोनाली, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? वो दरअसल माँ जी, पापा जी ने रागिनी को ये बात समझाने की कोशिश की है कि कल राजवीर को पार्टी में सदस्यता मिलने वाली है। इस पर कहीं रागिनी कोई सवाल ना खड़ा कर दे तो पापा जी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। तो वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। रागिनी तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई है। राजवीर भी रागिनी की जिद से भड़क उठे और घर से चले गए। यानी कहाँ गए होंगे? तुम राजवीर को फोन करो, कहो कि मैंने उसे बुलाया है। मैं उसे बात करूंगी और समझाऊंगी। हाँ माँ जी, मैंने फोन किया था लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। हो सकता है वो गाड़ी वाड़ी ड्राइव कर रहे हो या किसी दोस्त के साथ हो। खुशी का मौका है ना, अब फोन कर लीजिए। फोन तो आपको उठाएंगे ही ना वो। ठीक है, मैं उन्हें भेजती हूँ। क्यों निधि, खुश तो हो ना तुम? सच कहूं मन में लड्डू फूट रहे होंगे। दीदी प्लीज छेड़िए मत ना। अरे अरे अरे, छेड़ना क्या है? अब खुलकर स्वीकार कर ही लो, कोई जोर जबरदस्ती से तो हुई नहीं है शादी। सब जानते हैं कि तुम और सौरभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और तुम दोनों की पसंद से ये शादी हुई है।
तो जाहिर सी बात है ना, मन में लड्डू तो फूट ही रहे होंगे। क्यों बहू रानी, ये फैसला तुमने सोच समझ कर ही किया है ना? क्योंकि कानून वालों का रिश्ता तो ज्यादातर कानून वालों के साथ ही जुड़ता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि राजनीति करने वालों का रिश्ता कानून वालों के साथ जुड़ गया है। माँ ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आपको तो ऐसे और भी बहुत से मामले देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि राजनीति के क्षेत्र में रहने वालों को कानून के क्षेत्र में आना चाहिए। और कानून के क्षेत्र के कितने ऐसे वकील हैं जो राजनीति में हैं। और आपको तो पता ही होगा कि कितने सारे ऐसे लॉयर हैं जिन्होंने बाद में राजनीति ज्वाइन कर ली और अब देश का भला कर रहे हैं। बहू, मैंने एक चीज देखा है, एक बार नहीं बार बार देखा है कि तुम्हें राजनीति का बहुत ज्यादा नॉलेज है। तुम तो किसी राजनीतिक परिवार से भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें राजनीति में बहुत रुचि है। हाँ माँ जी, ये बात तो है। देखो निधि, माँ क्या कह रही है कि मेरी राजनीति में बहुत रुचि है। तुम्हारी नहीं थी लगता है, इसीलिए कानून वालों के घर में आ गई है ना। खैर, मेरी तो रुचि है भाई राजनीति में। और अब तो ये भी हो सकता है कि मैं निधि का हाथ पकड़कर राजनीति के रास्ते पर ही चलने लगूं। क्यों निधि, करोगी ना मदद? अरे बहू, गौरव तुम्हें कुछ बताकर गया है? कहाँ गया है? उसका कुछ पता ही नहीं है। और विदाई के वक्त भी उसे फोन करके देखा तो कहता है कि दोस्तों के साथ बाहर है, और अभी तक कोई आता पता नहीं है। आखिर है कहाँ वो? अरे माँ जी, छोड़िए ना उनको। खुशी का माहौल है, शादी का दिन है, तो कहीं भी कोई भी रोक लेता है। बस किसी दोस्त ने रोक लिया होगा और बैठे होंगे उसी के साथ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बात करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? अरे भाई, सारे रिश्तेदार जा चुके हैं, अब हम इस रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं। भाई हम तो इस रिश्ते से बहुत संतुष्ट हैं। भाई बच्चों की खुशी में हमारी खुशी। देखो सौरभ बेटा, तुम निधि को पसंद करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, इसलिए हमने हाँ कर दी। आप मुझ पर ही इल्जाम नहीं लगा सकते पापा। निधि को पसंद मैंने नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं, ये बात तुम्हारी मैं नहीं मानूंगा। और पापा, मैं भी ये बात नहीं मानूंगा। माँ ने निधि को पसंद किया था, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अपनी इच्छा आपके ऊपर लाद दी। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माँ और आपकी पसंद से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मैंने निधि को पसंद इसलिए किया था क्योंकि निधि माँ को बहुत पसंद थी। आपको यकीन नहीं आ रहा है ना? माँ से पूछवाऊं, आवाज दूं? माँ, अरे सुनो तो सही। माँ, क्या बात है सौरभ? अरे भाई, इसने तो मामला उलझा दिया। ये निधि को पसंद करता था, उससे प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था, इसलिए तो हमने शादी के लिए हाँ की। और मैं ये कह रहा हूं माँ कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपके और पापा की पसंद से करूंगा, वरना नहीं करूंगा। कहा था ना? और मैंने इन्हें बताया भी कि निधि सबसे पहले आप ही को पसंद आई थी, शादी के बाद भी पहले आप ही ने छेड़ी थी। अब आप बताइए कि सच है या झूठ? हाँ भाई, सच तो यही है कि निधि को मैंने पसंद किया, और उसके बाद ही तुमने अपनी रजामंदी दी है। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को समझा है, और उसके बाद ही शादी की बात आगे बढ़ी। देखा पापा, अब जीत किसकी हुई? हाँ हाँ बेटा, तुम्हारी जीत हुई, तुम जीत गए। अंदर भी इसी बात की चर्चा चल रही है। अरे सौरभ बेटा, गौरव अभी तक आया नहीं? मैं भी तो भैया का इंतजार कर रहा हूँ माँ, पता नहीं कहाँ फंस गए, अभी तक तो आए नहीं। तो फोन करके पूछो ना, कहाँ है वो? जी माँ। वैसे एक बात है कावेरी, हमने सोचा नहीं था कि शादी में इतने बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। मेरे लिए तो सबसे बड़ी खुशी की बात तब थी जब शारदा देवी खुद मेहमानों का स्वागत कर रही थी, उनकी आवाभगत कर रही थी। तुम्हें शारदा जी को फोन करके उनका धन्यवाद कहना चाहिए। सोनाली, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ, मुझे बार बार फोन करके और परेशान मत करो।
जिंदगी एक भंवर है। तुम्हें शारदा जी को फोन करके उनका धन्यवाद कहना चाहिए। हाँ, कल मैं उन्हें फोन करूंगी, धन्यवाद दूंगी या फिर उन्हें मैसेज कर दूंगी। वैसे मैंने सुना है कि उनके घर में भी कुछ उलझने हैं, जिसकी वजह से वो कुछ परेशान सी लग रही थी, इसलिए शादी में भी वो अकेली ही शामिल हुई थी। ना ही उनका बेटा आया था, ना ही बहू। हाँ, ये तो है। अब हम किसी की नहीं सुनने वाले, किसी की भी नहीं, और ना ही किसी की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोटेंगे। जो होना है वो होगा। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है पापा जी। और अगर सोनाली को इनकी खुशियों की इतनी ही परवाह है तो सोनाली घर छोड़ के चली क्यों नहीं जाती? राजवीर, सोनाली को इस घर में तुम ही लाए थे ना। अब इस मुद्दे को तुम ही सुलझाओ, क्योंकि ना मैं रागिनी का पक्ष लूंगा और ना ही सोनाली का। हम किसी के समझाने से कुछ समझने वाले नहीं है। हमने एक बार कह दिया, हम इस सोनाली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सोनाली को घर से जाना ही होगा। सोनाली, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूं। मुझे बार बार फोन करके और परेशान मत करो। ये गौरव हमें बेवकूफ समझता है क्या रजनी जी? या उसकी नजरों में हमारी बातों का कोई महत्व ही नहीं है? अरे मैंने उसे साफ साफ कहा कि अर्जेंट काम है, तुरंत अपने पापा से बात करो और पूछो कि उस काम की कितनी कीमत लेंगे। उसने कहा कि घर जाकर फोन करेगा, लेकिन अभी तक उसका फोन ही नहीं आया। मामला आज ही सेट करना है। मैं चाहता हूं कि कल सुबह होने के बाद प्रभाकर सिन्हा जैसे ही अदालत पहुंचे, सबसे पहले इस मामले को हैंडल करें। आप सोच तो रहे हैं शंकर प्रसाद जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मामला इतना आसान है और इतनी आसानी से यह सब कुछ हो जाएगा। मैंने हिम्मत हारना नहीं सीखा है रजनी जी, बस एक ही मंत्र सीखा है, हिम्मत करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। आप गौरव को फोन कीजिए और पूछिए उससे कि बात हुई या नहीं हुई, और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। अरे सरकार, आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। अरे आज उसके भाई की शादी है और शादी में भीड़ भाड़ होगी, इसलिए उसे बात करने का मौका नहीं मिला होगा। मौका उससे निकालना है, वो मौका निकाले, अपने बाप को ले जाकर साइड में बात करे, पूछे कितना चाहिए उसे, क्या कीमत चाहता है। 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 25 करोड़। अरे 15 करोड़ की ऑफर तो मैं खुद दे चुका हूं उसे। ठीक है शंकर प्रसाद जी, मैं गौरव को अभी फोन करती हूँ। नमस्कार रजनी वर्मा जी। क्या बात है गौरव? शंकर प्रसाद जी ने तुमसे कहा था घर जाओ, जाकर बात करो और फोन करके बताओ। काम अगर अर्जेंट नहीं होता ना तो तुम्हें इस तरह से परेशान नहीं किया जाता। तुम्हारे फायदे का सौदा है, जरूरत हमारी है, इसलिए तुम्हें बार बार फोन करना पड़ रहा है। क्या हुआ, तुम्हारी अपने पापा से बात हुई कि नहीं? आप लोगों ने तो जैसे हर बात को मजाक में ले लिया। मजाक? भला हम मजाक में क्यों लेंगे? लेकिन शंकर प्रसाद जी ये कह रहे हैं कि शायद तुमने इस बात को मजाक में ले लिया है। ये इतना अर्जेंट मैटर है कि इस पर तुरंत बात करना और तुरंत फाइनल करना जरूरी है। मुझे दीजिए, मुझसे बात करवाइए। जी। मैं पागल नहीं हूं गौरव, 15 करोड़ का प्रस्ताव रखा है मैंने। तुम अपने पापा से बात करो और पूछो कि वो कितनी कीमत चाहते हैं। बस मेरी एक ही शर्त है कि कल सुबह जब वो अदालत पहुंचेंगे तो सबसे पहले इसी मुकदमे पर ऑर्डर जारी करेंगे।
बलदेव सिंह की गिरफ्तारी कल ही होनी चाहिए। अब बताओ, तुमने बात की या नहीं? शंकर प्रसाद जी, मैंने पापा से बात की। मैंने उन्हें किनारे में ले जाकर सारी बात, सारा मामला समझा दिया है। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, तुरंत फोन करके मुझे बताना चाहिए था कि तुम्हारे पापा कितनी कीमत चाहते हैं इस काम की। देखिए, कुछ मामले हम संभाल सकते हैं, लेकिन कुछ मामले हमारी मुट्ठी में नहीं होते। क्या? ये तुम क्या कह रहे होगा? वही कह रहा हूं शंकर प्रसाद जी, जो सच है। वो न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले इंसान हैं और आप उन्हें अपने हिसाब से घुमाना चाहते हैं। ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। वो कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं और उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए जिसके आधार पर वो अपना फैसला बदल सके। इसने भी दगा दे दिया रजनी जी, इसके बाप ने दगा दे दिया। साफ साफ मना कर दिया कि बलदेव सिंह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। जिंदगी का भंवर है। लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं होगा कि वो बलदेव सिंह के केस को खुद ही खोलकर, खुद ही संज्ञान लेते हुए फैसला सुना दे। तो तुम कहना क्या चाहते हो गौरव? मैं यही समझाना चाहता हूँ कि यह संभव नहीं है। पापा ने साफ साफ कहा है कि बलदेव सिंह पर अगर कोई केस दायर होता है तो वो उस पर संज्ञान ले सकते हैं, या फिर पुराने केस की जो तारीख दी गई है उस तारीख पर सुनवाई होगी, फिर सोच सकते हैं। लेकिन आप जो अभी चाहते हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जज होने के नाते वो तुरंत गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दे। पापा ने साफ साफ कहा है कि शंकर प्रसाद जी से कह देना कि इस प्रकार मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। धन्यवाद। इसने भी दगा दे दिया रजनी जी, इसने भी दगा दे दिया। साफ साफ मना कर दिया कि बलदेव सिंह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते। इसका मतलब समझती हैं आप? जी शंकर प्रसाद जी, समझ तो रही। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसे अपनी मुट्ठी में रखिए। अगर आज हमारे पास इसके खिलाफ कोई भी सबूत होता, कुछ भी ऐसा होता कि इसने हमसे रिश्वत ली है, तो ये लोग हमारा दूसरा काम मना नहीं कर पाते। अफसोस की बात तो ये है कि आपने इसे 5 करोड़ रुपए दे दिए और कोई सबूत नहीं रखा। यही वजह है आज ये काम करने से साफ साफ इनकार कर रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कल क्या होने वाला है पता नहीं। अब तो ऐसा लगता है कि सारा मामला ही हाथ से फिसल गया, फिसल गया। मुझे कहना तो नहीं आता, लेकिन तुम्हें आज इस तरह देखकर कहने का बहुत मन हो रहा है। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। शारदा, पुलिस स्टेशन से फोन आया था, राजवीर का एक्सीडेंट हो गया, उसे कुछ लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। इंस्पेक्टर कह रहा था कि वो बहुत गंभीर हालत में है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।